हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। ठीक है, पार्ट 1 क्या था, आर्टिकल 1 से 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही मैं लेके चल रही हूँ बिकॉज आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे और आपका एक फ्लो बन जाए। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, जान तो पॉलिटी का, ठीक है, लक्ष्मीकांत की जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर लो, या उसकी बुक अगर आपके पास है वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं लेनी है दैट्स ओके, मगर अगर आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, जब भी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, देखो पॉलिटी एज सच बहुत वास्ट है। ठीक है, और ये यूपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हो एक तरह से। सो आपको क्या करना है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसके बाद मैंने जो आपको पार्ट पढ़ाया आपने भी उसको थरोली वहाँ पे रीड करना है। ठीक है, और फिर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो फिर आप अच्छे से समझ के खुद की लैंग्वेज में वो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और ऐसा जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो ऐसा ही लिख लीजिए। ठीक है, वरना ये पीडीएफ मैं क्विक रिवीजन के लिए दूंगी ही, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करती हुई चलूंगी, मगर फिर भी आप अपने से थोड़ा सा एफर्ट क्या डालेंगे, आप उसको मेरे लेक्चर के बाद आप उस पीडीएफ को देखेंगे और उसको रीड करेंगे अच्छे से, और देखेंगे कि कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया है तो आप उसको इंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी तरफ से पूरा 100% कवर करूंगी, मगर फिर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से इसको कवर करने के लिए आप खुद से भी पढ़ें इसको। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। चलिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हमने समझा था। शेड्यूल क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम समझ चुके हैं। और पार्ट फर्स्ट हमने पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या था, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सेकेंड में क्या था, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर कोई टेरिटरी या कोई स्टेट जो हमारे इंडिया में पहले से इंक्लूडेड नहीं है, जो फॉरेन है, ठीक है, जो हमारे नहीं है, अगर उसको इंक्लूड करना है, पार्लियामेंट ने अगर इंडिया में उसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के अंडर उसको इंक्लूड करेंगे। आर्टिकल 2 उसको पावर देता है इंक्लूड करने के लिए, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर खुद की स्टेट की जो बाउंड्री है वो अल्टर करनी है, या खुद की 2-3 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनानी है, या यूनियन टेरिटरी बनानी है, व्हाटएवर, आर्टिकल 3 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज वो कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, उनकी बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको भी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, और ये पावर पार्लियामेंट को किसने दी, आर्टिकल 3 ने दी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर आर्टिकल 4 में हमने ये पढ़ा था, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चेंजेस हमने आर्टिकल 2 में, 3 में किसी भी स्टेट में हमने लाई है, किसी को एडमिशन किया है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वो हमने क्या करना है, फिर उसको फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करके डालना है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या करोगे, आप उसका नाम डालोगे, ठीक है, कौन सी स्टेट आपने न्यू एडमिट की है, कौन सी यूनियन टेरिटरी एडमिट की है, तो अगर स्टेट है तो स्टेट लिस्ट में एंट्री होगी उसकी। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में उसकी एंट्री होगी उसके नाम के साथ। वेयरएज फोर्थ शेड्यूल में हमने क्या करना है, फोर्थ शेड्यूल में जो भी हमने न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी कोई भी बनाई है तो उसमें हमने क्या करना है, उसकी राज्यसभा सीट्स को लिखना है। ठीक है, उसकी राज्यसभा सीट्स को लिखना है फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करके। अच्छा, आपको एक बात याद आई, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखना कैसे लिंक करूंगी मैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पार्ट 2 में सेक्शन 6 में अगर आप जाओगे, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पॉज करके आप अपने नोट्स खोल के देख सकते हो। पार्ट सेक्शन 6 में वहां पे तो जब आप सेक्शन 6 में देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहां पे अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया हुआ है अभी आपको पता चला, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर हमने जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, हमारी जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर उसको यूटी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर उसका जब एज ए स्टेट पहले उसकी एंट्री थी, फिर एज ए यूटी जब उसकी एंट्री करनी थी तो शेड्यूल फर्स्ट को अमेंड करना था। ठीक है, तो अभी पता चला कि क्यों लिखा हुआ है वहां पे टू अमेंड द, मतलब सेक्शन 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी तरह से जब आप देखोगे सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 8 के अंदर पार्ट 3 सेक्शन 8 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वहां पे क्या दिया हुआ है, अमेंडमेंट इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ पे दी है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी
राज्यसभा सीट होंगी, जो भी आपने स्टेट ऑर्गेनाइज की है, न्यू एस्टेब्लिश की है या एडमिशन किया है, तो उसकी राज्यसभा सीट जो है वो कहाँ पे अमेंड करके लिखोगे आप, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखोगे। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई होगी, जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अभी पढ़े हुए आर्टिकल से लिंक किया है। ठीक है, तो आई होप अभी तक ये जो पढ़ा वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो आज हम कुछ कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बनाए गए कि कौन से किस बेसिस पे जो है हमारी स्टेट का डिवीजन होगा। ठीक है, जो भी प्रिंसली स्टेट थी किस तरह से हमारे में ज्वाइन हुई या किस तरह से हुआ, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, तो पहले की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, ये मैप में देखना आप। ठीक है, छोटा कर लेती हूँ मैं, यहाँ से हो रहा नहीं है, चलो नीचे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की जब हम बात करते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो, ये जो येलो में है ना ये ब्रिटिश इंडिया, और जो ये ब्लू में है ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला प्रिंसली स्टेट्स है और ये येलो वाला जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। ठीक है, जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया उनको कंट्रोल करता था, और ये प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजा महाराजा जो है वो यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हमारी आज़ादी हुई, ठीक है, उस दौरान क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के दौरान क्या हुआ, हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, दो डोमिनियन बन गए। ठीक है, तो फिर प्रिंसली स्टेट्स को क्या दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया चॉइस कि आपके पास 3 चॉइस हैं। ठीक है, या तो आप इंडिया में मिल जाओ, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, और या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप नज़र मार दो इसको कि ये कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट थी। देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी तक ये हमारा जो बांग्लादेश है, ठीक है, तभी तक अभी डिवाइड नहीं हुआ था, है ना, और जो भी है ये सारा ये वाला रीजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर का देखो प्रिंसली स्टेट थी हमारी। ठीक है, ये वाला ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन था, जो येलो वाला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये सारा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम इस सारा पढ़ लेते हैं इसको यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्रिएट किया सेपरेट डोमिनियन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियंस बन गए। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट को 3 चॉइस दी कि इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को कर लो, या इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो हमारी जो ब्रिटिश इंडिया में उस दौरान 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। कितनी स्टेट प्रिंसली स्टेट थी, 552। ठीक है, और 549 ने क्या किया, इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे, मगर जो रिमेनिंग 3 थे, ओके, रिमेनिंग 3 थे, ये क्वेश्चन आता भी है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिया में जुड़ने से। ठीक है, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि इंडिया में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये भी इंडिया में जुड़ गए। ठीक है, हैदराबाद के जो लोग थे बाय पुलिस एक्शन, ठीक है, इनके ऊपर क्या किया गया, पुलिस एक्शन लिया गया और इनको जबरदस्ती हमारे इंडिया के साथ कंबाइन किया गया। और जूनागढ़ को रेफरेंडम वहाँ पे कराया गया कि उनके जो लोग थे वहाँ पे उनसे वोटिंग जैसे की गई कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे उन्होंने वोट किया इंडिया के पक्ष में कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और बचा हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो उसको भी क्या किया, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये सारी आपको स्टोरी पता ही है कि कैसे महाराजा हरि सिंह ने ये सब किया। ठीक है, ये अलग बात है, ये हमने कर लिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए अब बताते हैं यहाँ पे कमीशंस की। ओके, तो वेरियस कमीशन सेट हुए कि किस बेसिस पे जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे में कंबाइन हुई थी, अभी आपने देखा जो भी प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में कंबाइन हुई थी, ठीक है, जहाँ पे राजे महाराजे रूल करते थे, तो वो एक मतलब टेम्पररी बेस पे हुई थी, उनको कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे हुआ था ये सब। ठीक है, अब लोगों की डिमांड ये थी, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो उनका मानना ये था कि जो हमारी स्टेट है या हमारा जो कल्चर है उसको अलग से स्टेट बना दो, मतलब जो हमारी लैंग्वेज बोली जाती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी अलग स्टेट बना दी जाए। और जो भी साउथ इंडिया की स्टेट थी वो यही बोल रही थी कि अगर तेलुगु वाले हैं तो अगर कोई तेलुगु बोलता है तो तेलुगु वाले अलग स्टेट बना लिए जाए। ठीक है, तो इस तरह से भाषाओं के आधार पर स्टेट्स का डिवीजन कर दिया जाए। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए जब देखो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन ही रहा था, ठीक है, जून 1948 की बात करते हैं, जब धर कमीशन आया, पहला कमीशन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि आप देखो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि आप देखो जाके कि किस बेसिस पे हम जो है वो स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, आप देखो कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स बना सकते हैं।
तो दर कमीशन आया जून 1948 में, ठीक है, याद रखिएगा जून 1948 में दर कमीशन आया और उसके चेयरमैन कौन थे, एस.के. दर, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे, एस.के. दर, इसलिए उनके नाम पे ही दर कमीशन का नाम रखा गया। और उनको ये बोला गया कि जाओ आप इस पे स्टडी करो या ये देखो कि क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं, जो हमारी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में सबमिट कर दी, ठीक है, मगर उन्होंने रिकमेंड किया कि जो रीऑर्गेनाइज करना है स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट्स को जो बांटना है आपको, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी भाषाएं, तो कितने आप स्टेट्स बना लोगे, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो सकता है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह से आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से किस तरह से स्टेट बन सकती है, आप उसको लेके चलिए कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, मगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे मत कीजिए, ठीक है। तो ये दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। सबसे पहले ये वाला कमीशन आया और उसने रिपोर्ट दे दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा। अब लोगों ने बहुत इसको, ठीक है, निगलेक्ट किया और बहुत विरोध होने लगा इस वाले कमीशन का कि ये बकवास है, ये कमीशन बकवास है, हम इसकी नहीं मानेंगे, आप फिर से एक कमीशन बनाओ, ठीक है। तो उसको देखते हुए एक और कमेटी बनाई गई। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है हमें आज़ादी दिलाने में, क्यों ना वही एक कमेटी बनाए और ये देखें कि किस बेसिस पे जो है हमारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो उसी दौरान दिसंबर 1948 में ये दर कमीशन की रिपोर्ट आई और उसी दौरान जो है दिसंबर 1948 में JVP कमेटी बनाई गई। J स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पताभाई सीतारमैया, ठीक है। तो JVP कमेटी के नाम से इनको जाना गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 में सबमिट कर दी, ठीक है, अप्रैल 1949 में सबमिट कर दी। मगर इन्होंने भी बोला कि लैंग्वेज की बेसिस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, हम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी और तरीके से हम इनको रीऑर्गेनाइज करेंगे, मगर लैंग्वेज बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो फिर से काफ़ी विरोध हुआ कि वो लोग बोलने लगे नहीं नहीं, हमें सिर्फ अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट्स चाहिए, हमारे कल्चर में कोई मिक्सचर ना हो या हमारे ही जो कल्चर के लोग हैं वो एक साथ रहें, ठीक है। मगर फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट को आखिर पहली लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाना ही पड़ा। उसका भी कारण है, मैं बताती हूँ। और जो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी है, ठीक है, भाषा के आधार पर जो स्टेट बनी वो थी आंध्र स्टेट, ठीक है। आंध्र स्टेट जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाली पहली स्टेट थी, ठीक है। तो क्यों बनाई गई, क्यों वो अग्री हो गई गवर्नमेंट की हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना देंगे, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर थे, साउथ इंडिया के ही थे, पोटी श्री रामामल्लू, ठीक है, पोटी श्री रामामल्लू। तो इन्होंने क्या किया, ये भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है। इन्होंने 56 डे हंगर स्ट्राइक इन्होंने रखी और उसके बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लोगों में बहुत रोष फैल गया कि हमारे जो इतने वो इनको मानते थे साउथ इंडिया के लोग, तो उनकी जब डेथ हो गई तो उन्होंने बहुत विरोध करना शुरू कर दिया, जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हो गई। तो उन्होंने फिर फाइनली क्या किया, आंध्र स्टेट को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आंध्र स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन गई तो बाकी स्टेट्स भी बोलने लगे कि क्यों ना हमें भी बनाओ, ठीक है, हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ अगर आपने आंध्र स्टेट को बना दिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फैजल अली कमीशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फैजल अली कमीशन बना दिया गया, ताकि क्या करें कि आप फिर से देखो कि किस बेसिस पे हम क्या करें, स्टेट्स को बांटे, ठीक है। तो तीसरा ये कमीशन हमारा आ गया, ठीक है, फैजल अली कमीशन। तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1953 में ये बना, ठीक है, दिसंबर 1953 में ये बना और ये 3 मेंबर का एक कमीशन था, ठीक है। और फैजल अली इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसका नाम फैजल अली कमीशन है। और KM पनीकर, KN HN कुंजरू, ठीक है, कुंजरू और पनीकर और फैजल अली, ठीक है, 3 मेंबर थे इसके। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, इन्होंने सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ठीक है, हम ब्रॉडली एक क्राइटेरिया हम ले लेंगे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करें, मगर इन्होंने 4 फैक्टर दिए कि सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, हमें और भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 मेजर फैक्टर हम देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने बोले। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन
एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये है कि सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं, अगर हम सब भाषा के आधार पर मतलब बढ़ जाएंगे तो फिर हमारी यूनिटी और स्ट्रेंथ किस तरह से होगी। ठीक है, अगर हम दूसरे कोई भाषाओं को या समझेंगे ही नहीं या दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ मिलेंगे ही नहीं, तो हम किस तरह से अपनी जो कंट्री की सिक्योरिटी या यूनिटी को कंट्रोल करेंगे या किस तरह से बना के रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथनिंग करनी है यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक और कल्चर जहाँ पे होमोजेनिटी है, जहाँ पे एक जैसा है, उनके बेसिस पे भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी लिया जाएगा व्यू पॉइंट में जब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ठीक है, ये चारों के चारे पॉइंट्स को देखते हुए फिर एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और थोड़ी माइनर से मॉडिफिकेशन उन्होंने की। और देखो, पहले ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि ABCD कैटेगरी में कौन सी स्टेट थी पहले। ठीक है, तो इतना मुझे नहीं लगता इतनी लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर भी मैंने आपको बोला है कि आप सॉफ्ट कॉपी लक्ष्मीकांत की डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि ABCD कैटेगरी में आप स्टेट्स को देखना चाहते हो कौन कौन सी में थी उसमें उस समय, तो आप एक बारी नज़र इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सारे ही यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो भी आपने ABCD कैटेगरी की जो स्टेट्स 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की थी स्टेट की, डी का बोलूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक यूटी थी, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार यूटी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस सबको अबॉलिश करो, इस तरह से कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, कौन सा एक्ट था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट वाज डन अवे। मतलब जो पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट के बीच में जो डिस्टिंक्शन था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और पार्ट सी पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। और ये जो भी पार्ट्स में थी ये एडजेसेंट जो स्टेट थी उनमें मिला दिया गया और कुछ को यूटीज बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने ये सब किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फाइनली हमारे पास क्या हुआ, 14 स्टेट और 6 यूटीज उस समय बन गई नवंबर 1, 1956 में। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के दौरान हमारे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनकर तैयार हो गई नवंबर 1, 1956 को। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप साथ साथ में रिवाइज कीजिए और साथ साथ में आप PDF में से भी पढ़िए ताकि आपको और ज़्यादा रिटेन हो सके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके और आपका थॉरोली जो ये टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।